हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। और जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी हो फिर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने उसमें बातें बताई है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें बताई, फैक्ट वाली, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक पूरी बातें मैंने बता दी है। तो उस लास्ट वाली क्लास को तो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। और आज जो अपनी क्लास है ये इसमें क्या चलेंगे कि अपन एक तो इसमें बात करेंगे, कल भी हालांकि थोड़ा बहुत मैंने उसके अंदर बता दिया था कि जो मानव विकास है आज जो अपन पढ़ेंगे, इसे अपन क्या बची है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अपन पढ़ेंगे क्या। मानव विकास का मापन, ठीक है, यानी जो मेज़रमेंट है, ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके लिए अपन ने 3 तरीके से इसको मापा जाता है, वो पूरी प्रोसेस आज सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे मापा जाता है। तो इसके बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके इसके हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य। पहला क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, कि किसी भी देश की स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है, ये देखा जाता है मेन। और दूसरा फिर उस कंट्री के अंदर देखा जाता है एजुकेशन, ठीक है, कि उस देश का एजुकेशन क्या है, मतलब शिक्षा। तीसरा देखा जाता है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा कि नहीं मिल रहा, यानी कि संसाधनों तक पहुंच। ये बेसिकली 3 इसके इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट के तरीके होते हैं जो यूएनडीपी किसी भी कंट्री को मापता है ना, तो 3 चीज़ें देखता है, ठीक है। संसाधनों की पहुंच उसके पास कितनी है, लोगों को रोज़गार प्रॉपर तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। ये बेसिकली 3 इनके हो जाएंगे नीड्स, क्या नाम, मापन के ज़रूरत, 3 मापन करने के तरीके, ठीक है, जो अपना यूएनडीपी इनमें से देखता है कि किसी भी कंट्री में क्या मामला है, ठीक है, ये यूएनडीपी का मामला है। फिर इसके अंदर अपन आज एक चीज़ और पढ़ेंगे कि उपागम, मानव विकास के उपागम पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये मानव विकास के उपागम से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं। कल अपन एक पढ़ी थी बात कि जो एसडीआई वैल्यू है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है, मतलब जो एसडीआई मान है, एचडीआई मान है ना, ये पढ़ा था अपन ने। वो एचडीआई मान 0 से लेके 1 के बीच होता है, ये अपन ने कल बात पढ़ी थी, 0 से 1 के बीच होता है। लेकिन एक चीज़ और बता दो, एक छोटी सी बात और जोड़ लेना उसके अंदर अपने कल वाले नोट्स में, कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट एचडीआई वैल्यू मानी गई है जिसको, यानी हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, ठीक है, अति उच्चतम बोल तो चाहे, उच्चतम एचडीआई जो मान माना गया है, मतलब सबसे ऊपर, वो 0.983 माना गया है। हालांकि आज तक इसको किसी ने टच किया नहीं है, 0 मतलब बिल्कुल 1 के नज़दीक, क्योंकि अपने पढ़ा था स्विट्ज़रलैंड का, पढ़ा था हाईएस्ट जो पिछले 2021 की रिपोर्ट में स्विट्ज़रलैंड का 0.962 था, 962 था, और नॉर्वे का 961 था। मतलब ये कि आज तक इसको टच कर नहीं पाया, लेकिन हाईएस्ट ये रखा गया कि इसको अगर किसी ने कर लिया ना, वो हाईएस्ट टॉप है। अगर ये किसी भी देश का अगर एचडीआई वैल्यू है तो उस कंट्री का ज़बरदस्त डेवलप्ड है। और एक रखा गया सबसे लोवेस्ट, ये भी देख लेना, लोवेस्ट एचडीआई वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट एचडीआई वैल्यू यानी कि निम्नतम बोलते हैं हिंदी में, निम्नतम अगर अपन देखें तो निम्नतम रखा गया है, जो जिसकी एचडीआई वैल्यू होती है, या फिर हिंदी में निम्नतम मान, वो रखा गया है 0.268, 0.268, ये सबसे कम है। हालांकि इसको भी किसी ने ज़्यादा, इतना नीचे भी कोई नहीं पहुंचा है। इतना नीचे पहुंचने का मतलब है कि वो बिल्कुल गरीब या पोर या फिर बहुत बीमारू देश है। बेसिकली यूएनडीपी ने ये कुछ एक क्राइटेरिया, एक दायरा फिक्स कर रखा है कि हाईएस्ट रखा है उसने 0.983 और लोवेस्ट रखा है 0.26 है, ठीक है। ये चीज़ भी कहीं साइड में लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन आज पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम, ठीक है, मानव विकास के उपागम भी पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, मानव विकास के उपागम, यानी कि approaches of human development, approaches of human development। और ये बेसिकली 4-5 अप्रोचेज हैं, 4-5 उपागम है। एक तो है आय उपागम, मतलब अपन इसको कह देंगे इनकम अप्रोच। सेकंड जो है आय उपागम के बाद में है वो कल्याण है, वेलफेयर उपागम, वेलफेयर अप्रोच, ठीक है, कल्याण उपागम। तीसरा अपन ले सकते हैं आय उपागम, कल्याण उपागम,
और संसाधनों की पहुंच वाला तो बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। बेसिक नीड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच, यानी कि आधारभूत आवश्यकता उपागम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। और चौथा है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि क्षमता उपागम। ये 4 उपागम हमें पढ़ना है, 4 अप्रोचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आय, इनकम, कल्याण यानी कि वेलफेयर, बेसिक नीड, कैपेबिलिटी, क्षमता और आधारभूत, ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच हो जाएगी जो अपन अभी लेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटी एक तरीके से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए इमेज, ठीक है। और बहुत ईजी है, लेते हैं अपने एक एक। जैसा कि ये तो अपने आधार ले लिए, और ये आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत और क्षमता, ठीक है। इन सब के बारे में एक एक अपन करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का मापन। हालांकि मैंने पूरा चैप्टर, पूरी कहानी सुना रखी है आपको, लेकिन फिर भी आंसर एग्जाम में कैसे लिख के आना वो ज़रूरी है। पहला पॉइंट है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, दूसरा शिक्षा यानी एजुकेशन, और तीसरा जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था वो है संसाधनों तक पहुँच यानी एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब लेते हैं अपने एक स्वास्थ्य, मतलब कि हेल्थ। ये क्या है कि कौन देख रहा है स्वास्थ्य, मापन कौन कर रहा है, यूएनडीपी कर रहा है। यूएनडीपी जो हमारे इन मानव विकास सूचकांक को मेजरमेंट करता है हर देश में, वो सबसे पहले उस देश का देखेगा स्वास्थ्य कैसा है। और स्वास्थ्य में क्या देखेगा कि जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कैसी है किसी भी देश की। इसका मतलब मैं आपको नॉर्मल मेरी अपनी इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं आपको, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी देश में बच्चे का जन्म होता है, छोटा बच्चा जो जन्मते हैं, उन बच्चों में जीवित कितने बच्चे रहते हैं। अगर मोस्टली जीवित रहते हैं तो इसका मतलब उसकी जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जब वो मृत्यु दर यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है अगर वो ज़्यादा होगी, मेरी बात सुना, मृत्यु दर अगर ज़्यादा होगी, मॉर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा होगी, तो जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। समझ गए, जो मैंने अपन ने कल पढ़ा भी था जीवन प्रत्याशा के बारे में, वही है। शिक्षा में 2 आधार रखे हैं यूएनडीपी ने। एक कि स्कूलों में एडमिशन कितना हो रहा है, सबसे पहले उनका एडमिशन कहाँ से होगा। नामांकित बच्चों की जो उम्र रखी गई है वो 0 से 18, ध्यान से समझना, ये तो नामांकित होने वाले, मतलब रजिस्ट्रेशन जो स्कूलों के अंदर होता है वो बच्चे देखे गए हैं। यानी कि इसके अंदर देखा गया ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये तो 0 से 18 साल वाले बच्चे, उनको देखता है यूएनडीपी की कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एडमिशन कैसा कुछ चल रहा है। ऐसा मान लो कि किसी देश के अंदर 5000 बच्चे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5000 बच्चे हैं, तो यूएनडीपी नोटिस करेगा कि 5000 बच्चे जन्मे अगर इस साल 2022 में, तो इनरोलमेंट 2022 में कितनों का हुआ, वो रेशियो निकाल लेगा। कि जैसे 4000 के एडमिशन हुआ, 1000 का नहीं हुआ, तो वो कहेगा 1000 नहीं पढ़ रहे हैं। समझ गए, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। ये है। एक है प्रौढ़ साक्षरता दर। प्रौढ़ साक्षरता दर ये 19 से लेके 39 के बीच, मतलब 19 से लेके 40 वाले वो होते हैं इसके अंदर, 0 से 18 हैं, और प्रौढ़ साक्षरता दर, इन दोनों को वो आधार मान के चलता है। कौन, यूएनडीपी, ठीक है। द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट्स एक्सेस टू नॉलेज, ये चीज़ होगी। और ये पढ़ लिया आपने कि इसके मूल्यांकन के लिए चुना गया सूचक वो है, और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की, और उच्च, अगर जीवन प्रत्याशा उच्च होगी, अच्छी होगी, हाई होगी, तो जीवन प्रत्याशा दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसरों का द्योतक होती है। अगर उच्चतर जीवन प्रत्याशा दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसरों का द्योतक होती है, इसका मतलब ये है अगर जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आपका जो यहाँ पर स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, और एक अच्छे अवसर, एक स्वस्थ देश की आप बुनियाद, या फिर ऐसा मान लो कि स्वस्थ देश का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लिव्स, ठीक है। एजुकेशन में ले लिया, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, इसके मूल्यांकन के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या का आधार माना जाता है। और तीसरा संसाधनों तक पहुँच, एक्सेस टू रिसोर्सेज। नॉर्मली आप इसको ये समझिए कि क्या हर किसी को रोजगार मिल रहा है, क्या बेसिकली ये है, क्या हर कोई काम कर रहा है, क्या क्रय शक्ति देखी जाती है। ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या देखा जाता है, क्रय शक्ति, ठीक है। यानी कि इसमें देखा जाएगा एक्सेस टू रिसोर्सेज मेजर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। क्रय शक्ति का मतलब है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनों को रोजगार मिल रहा है। नॉर्मल लैंग्वेज में ही समझना ताकि याद हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि इसको मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। और उक्त, अब ये हो गया, फिर नीचे लिखना आपको, ये अलग लाइन से लिखना है पॉइंट। उक्त तीनों क्षेत्र कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और ये संसाधन तक पहुँच, ये तीनों पॉइंट जो अपने पढ़े हैं, तीनों पॉइंट, तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक को 1/3 बाध्यता दी जाती है। 1/3 का मतलब है 33%, लगभग 100% हो जाता है। 33.33%, 33.33% मतलब एक तिहाई पूरा एक बन गया। तो हर किसी को 1/3 बाध्यता दी जाती है, ये ध्यान रखना। ईच ऑफ दिस डायमेंशन इज गिवन वेटेज है, वो 1/3 है, सबको बराबर वेटेज देता है। कौन? यूएनडीपी। मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यूएनडीपी की अगर किसी भी देश का एचडीआई निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, मानव विकास सूचकांक निकालता है, तो इन तीनों को मेजरमेंट करता है उस देश में, और तीनों को बराबर वेटेज है। 1/3 हो गया पूरे 100%। 33.33%, 33.33 मतलब लगभग 99.9% का मतलब 100% हो गया। तो सबको बराबर वेटेज देके मेजरमेंट निकालता है, फिर अनुपात निकाल के उस देश को बता देता है कि आप इस नंबर पे हो, 130 पे, 132 पे, 100 पे, 28 पे, 35 पे, समझ गए? उसको वो मार्किंग कर देता है, ये ध्यान रखना। और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है, इन सब का टोटल निकाल के वो योग निकाल देता है, ये है। तो यानी कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द सम टोटल ऑफ वेट असाइन टू ऑल दीज डायमेंशन। और कौन से दीज डायमेंशन? तीनों, 1, 2, 3 जो मैंने अभी लिखे वो। फिर आपको एक लास्ट में अलग से एक पॉइंट और लिख देना ताकि आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा कि मानव विकास सूचकांक का मूल्य ना वो 1 के जितना पास होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अच्छा होता है, जो मैंने आपको कल बता दिया था। यानी कि द क्लोजर ऑफ स्कोर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज टू 1 मतलब नज़दीक, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो अच्छा होगा, लेवल उसका अच्छा होगा। देयरफॉर अब हाईएस्ट मैंने आज बता दिया आपको कि द हाईएस्ट स्कोर जिसको रखा गया वो 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई, और 0.268 वुड मीन ए वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मैंने आपको देखो शुरुआत में बता दिया था। यहाँ पर ये रहा 0.628, ठीक है, ये चीज़ तो ही, तो वही चीज़ अपन यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप नोट्स में लिख लेना। यानी कि ये इसका अति उच्च स्कोर है और 0.268 इसका अत्यंत निम्न स्कोर माना जाता है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं मानव विकास के उपागम। 4 उपागम मैंने अभी बताया था आपको, एक एक उठाते हैं। आय उपागम, इनकम अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें फर्स्ट है इनकम अप्रोच, आय उपागम। ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये पहले मतलब सबसे पुराने उपागम जो हैं वो उनमें देखा जाता है, अप्रोच है। इसमें देखा जाता है कि इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, बोले हो रहा है, लेकिन उसकी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम, वो कितना कमा रहा है महीने का, या ऐसा मान लो कि दिन का कितना पैसा कमा पा रहा है वो, तो उसकी इनकम को भी साथ में रखा गया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी इनकम कितनी है वो भी उसको साथ में जोड़ के देखते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक टू इनकम उसको जोड़ के देखता है ये। और इसमें विचार ये हैं कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, बिल्कुल सही है। आय का जो स्तर है, इनकम का जो लेवल है, वो कैसे पता चलेगा? अगर कोई इंसान है, वो गाड़ी रख रहा है, आलीशान बंगले में रहता है, घर में एसी लगे हैं, सब कुछ फुल एंड मतलब शानदार फर्निश व्यवस्था में रहता है, इसका मतलब क्या है? उसके पास आय का सोर्स अच्छा है, तभी वो ऐसी वेल लाइफस्टाइल जी रहा है। तो ये वही चीज़ है कि उसको कैसी स्वतंत्रता है उसके जीने की, वो चीज़ उसका स्तर क्या है, व्यक्ति द्वारा जो भोगी जा रही कैसी उस स्वतंत्रता भोग रहा है, उससे अंदाजा हो जाता है, ठीक है। आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास भी ऊंचा होगा, क्योंकि सारी फैसिलिटी वो हो जाएगी, उसको पैसों की दिक्कत नहीं है, तो फिर सब कुछ काम हो जाएगा। तो मैन एम्प्लॉयमेंट ही होता है, अगर रोजगार मिल जाएगा तो इंसान अपना विकास कर पाएगा। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम इन इंडिविजुअल इंजॉयज। अगर हाई लेवल ऑफ इनकम है तो द हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसका हाई होगा, कॉमन सेंस की बात। नेक्स्ट देखते हैं कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच, नंबर 2 है। ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कुछ साधनों पर तो उस तरह सरकारी विकास तर्क भी देता है। वेलफेयर अप्रोच क्या है कि दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग एंड बेनिफिशियर्स या फिर टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज। एक बार देखते हैं इसको। उच्चतर सरकारी व्यय हाँ का तर्क देता है।
ध्यान से ये समझना है, ये क्या कह रहा है, कल्याण उपागम, नाम में पता चला वेलफेयर। कौन करेगा वेलफेयर? सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसियाँ लाई गई है वो भी इसमें आती है। या फिर ऐसा मान लीजिए, इसने कहा कि मानव को लाभार्थी, या फिर ऐसा मान लो कि सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है ये, कि किसी भी इंसान को ये जो कल्याण उपागम क्या देखता है कि उसको एक लाभार्थी देखता है, कि कोई भी इंसान है वो एक लाभार्थी है, मतलब उसको कुछ दिया जाना चाहिए, वो तो लाभ लेने वाला है। देगा कौन? सरकार देगी। तो ये ध्यान रखना, कल्याण उपागम में हमेशा किसी भी व्यक्ति को लाभार्थी माना जाता है, यानी कि लुक्स ह्यूमन बीइंग बेनिफिशियरी उस इंसान को माना जाता है ना। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, वो एक लाभार्थी है। कब? जब उसको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो लाभार्थी हो जाएगा। लिखा भी रहता है लाभार्थी का नाम, मतलब जो इस नौकरी को करने वाला है उसका क्या नाम है, ऐसा आपने कभी फॉर्म भरा हो देखा भी होगा। और बेसिकली ये उपागम है ना शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, यानी कि एजुकेशन हेल्थ ना सोशल सेकेंडरी नहीं है भाई, ये तभी मैं देखना चाहते हैं लिखा हुआ क्या है। तो ये सोशल, आप इसको सर्विस कह सकते हो या फिर सिक्योरिटी कह सकते हो, ठीक है, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्यूनिटीज़, यानी कि और कुछ साधनों पर उच्च सरकारी व्यय का तर्क देता है। हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार किस फील्ड में कितना खर्च कर रही है, उसको भी इसी के अंदर रखा जाता है। एजुकेशन में, चिकित्सा में, सब में गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा फैसिलिटी देगी ये उतना ही अच्छा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, बिल्कुल सही। हम इंसान जो होता है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। अपन चलो विकास में प्रतिभागी तो नहीं है, हर कोई इंसान प्रतिभागी डायरेक्ट नहीं होता विकास में, लेकिन वो निष्क्रिय प्राप्त करता जरूर है, वो केवल लेने वाला है इंसान। कौन? कल्याण उपागम ये मानता है। जैसे एक सरकार है, गवर्नमेंट किसी भी राज्य का, किसी भी तहसील का, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का विकास कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसा है। सड़क बनवानी है, ठीक है, स्कूल खुलवाने हैं, हॉस्पिटल खुलवाने, तो कोई इंसान थोड़ी करेगा ये काम, हर कोई आदमी तो नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट वो काम करेगी। तो मनुष्य उसमें प्रतिभागी नहीं है, हाँ वो केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है, लेने वाला है। जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना दिया तो मनुष्य उसका लाभ ले सकता है, मनुष्य खुद हॉस्पिटल बना के नहीं छोड़ेगा, ठीक है, और खुद बनाएगा तो उसके पैसे लेगा, प्राइवेट हो जाएगा फिर वो, लेकिन वो सब के लिए नहीं होगा। लेकिन सरकारी अस्पताल सबके लिए, एक लगभग अब तो मेडिकल दवाइयाँ भी फ्री मिलती है, तो वो चीज़ है। सरकार कल्याण पर अधिकतम वे करके मानव विकास स्तर वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अंदर ये कहा है कि सरकार सब कुछ, इसमें गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। वो भी जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी उतना ज़्यादा विकास होगा, सरकार जिम्मेदार इसमें, सिंपल है। अगला आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड अप्रोच। इस उपागम को मूल रूप से एक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो इसने प्रस्तावित किया था ये आधारभूत आवश्यकता का, ठीक है, जिसमें इसमें कुल 6 आवश्यकताएं रखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा। 6 कौन कौन सी? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति बोल दो, स्वच्छता और आवास, वेरी इजी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास, यानी कि 6 बेसिक नीड्स इसके अंदर, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये 6 रखा गया है। यानी कि किसी को भी रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही है, खाना मिल जाना चाहिए, पानी मिल जाना चाहिए, सैनिटेशन सफाई तो खैर ज़रूरी है ही है, और घर मिल जाना चाहिए, शिक्षा मिल जानी चाहिए, स्वास्थ्य मिल जाना चाहिए। बेहद आसान है, आई थिंक आपको तुरंत याद हो गए होंगे, 1 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसमें मानव विकल्पों की प्रश्न की उपेक्षा की गई है और पारिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो विकल्प है इंसान के, अपने कल पढ़े थे चॉइसेस, विकल्प, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई से भी है, उसको इसने कब माना है कि उसकी ज़रूरत नहीं है कि इतना इतना उसके पास फ्रीडम होना चाहिए। ये तो कहता है कि किसी भी इंसान के पास ये 6 है क्या, ये अगर 6 आवश्यकताएं है, ये अगर मिल जाएगी ना फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात मानता है। बाकी सबकी उपेक्षा करता है, बाकी सबकी आलोचना करता है, मान लीजिए आप, ठीक है, ओपोज करता है। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड, उसको बिल्कुल इग्नोर करता है। जो अपने कल चॉइस पढ़ी थी, सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये उसको इग्नोर करता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये 6 आवश्यकताएं होनी चाहिए इस उपागम के अकॉर्डिंग। ये एम्पैथी इज ऑन प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड ऑफ डिफाइंड सेक्शन, ठीक है। और चौथा है क्षमता, कैपेबिलिटी, ये भी ज़रूरी है। किसी इंसान में अगर क्षमता नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा जो इसके पास कैपेबिलिटी वाला बंदा कर सकता है, ये भी ज़रूरी है। इस उपागम को संबंध अमर्त्य सेन, ये भी अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि क्षमता उपागम से कौन संबंधित हैं, कौन रिलेटेड हैं, तो वह अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम या कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी, ये मान लीजिए आप। इस उपागम का संबंध किनसे है? अमर्त्य सेन से है। अमर्त्य सेन ने क्या कहा है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अगर इंसान हर कोई काम अगर कर पा रहा है, हर कोई काम, यानी कि अगर वो उसकी क्षमता है इतना काम करने की या उस एरिया तक पहुंचने की, तो ऑटोमेटिक उस डेवलपमेंट उस देश का शुरू हो जाएगा। दिस अप्रोच एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस रिसोर्सेज इन द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि उसने क्या क्या रखा है? संसाधनों तक पहुँच, उसके अंदर इसने हेल्थ, एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जोड़ लेना भाई हिंदी वाले भी थोड़ा सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रिसोर्सेज, जो तीसरा है संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक पहुँच, ये तो मैंने लिख दिया। चलो इससे पहले दो और जोड़ लेना, स्वास्थ्य और शिक्षा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर 2 पॉइंट और जोड़ लेना। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का एक कुंजी है, की है। ये अमर्त्य सेन ने कहा था, जो चौथा है। ठीक है, ईजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपने इतना मानव विकास सूचकांक की अपने बातें की, लेकिन फिर भी ये विश्वसनीय क्यों नहीं है? विश्वसनीय माप क्यों नहीं है? आप इसको बिना पढ़े आंसर देना सीखो। HDI इसलिए विश्वसनीय ज़्यादा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि HDI जो आंकड़े दिए वो 100% सही है, वो सब पर लागू नहीं होते। जैसे कि ये कैसे एवरेज निकालते हैं अपना, कि ये कह दिया कि चलो भाई शिक्षा कैसी है, तो इन्होंने कहा कि किसी गांव के अंदर 1000 जने लोग रहते हैं, 1000 पीपल लोग रहते हैं, ध्यान समझना, 1000 पीपल है, पूरी बात को समझना। फिर इन्होंने पूछा कि कितने पढ़े लिखे हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज एवरेज निकल के आया 500 की 500 पढ़े लिखे हैं, इसने कह दिया साहब 50%, तो 50% पढ़े लिखे हैं, 50% अनपढ़ है। लेकिन इनमें ऐसे भी लोग भी तो हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, जो डबल BEd हैं, कोई MPhil हैं, कोई ऐसा मान लो कि BSc MSc करा हुआ है, या फिर ऐसा मान लो कोई LLB किया हुआ है, कोई वकील एडवोकेट है। मतलब ये बस सीधा एक एवरेज निकाल लेता है कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं, 5वीं 10वीं पास भी है तो भी इसको ये पढ़े लिखे कैटेगरी में मानता है। लेकिन कोई ऐसे प्रॉपर तरीके से अलग अलग वितरण नहीं कर पाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा कि इसका लेवल ये यहाँ तक पढ़ा हुआ है, ये यहाँ तक पढ़ा हुआ है, यहाँ तक, ये वो नहीं देखता। ये देखता है 10th पास के ऊपर सबको ले लो, 8th पास के ऊपर सबको ले लो, या फिर 7th पास के सबको ले लो। वो प्रॉपर वितरण नहीं कर पा रहा। एक तो ये कमज़ोरी है कि मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक, आंसर लिखते हैं ऐसे कि मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है, क्योंकि पहला कारण है कि मानव विकास सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है, मतलब चुप है। Human Development Index is not the most reliable measure because there is a silence regarding to Human Development Index distribution। मतलब वितरण के मामले में चुप है, प्रॉपर तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कर पा रहा, और ये मानव गरीबी का भी सही मापक नहीं कर सकता। बताता हूँ आपको, इट इज़ नॉट टू एश्योरेट मेजर ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। कैसे? देखो, ऐसा है कि सपोज 5 आदमी है, 5 पर्सन, पूरी बात समझना, 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, और ये कहेगा कि 5 व्यक्ति सपोज पूरे पैसे जो कमा रहे हैं वो अपन मान लेते हैं 5 लाख एवरेज निकाल दिया। लेकिन ये क्या कहेगा, 5 आदमी 5 लाख रुपए, ख़त्म बात, पर व्यक्ति 1 लाख रुपए। जबकि ऐसा नहीं है, इनमें एक आदमी ऐसा है जो 4 लाख कमाता है महीने के, पूरी बात समझना, ठीक है। एक आदमी ऐसा है जो 20,000 कमाता है, 20,000। एक आदमी ऐसा है जो 40,000 कमाता है, ठीक है। और एक आदमी ऐसा है, ये कितने हो गए, 60, वो मान लेते हैं अपन सपोज, वो भी 40 तो नहीं, लेकिन वो अपन मान लेते हैं कि वो भी 25,000 कमाता है, और एक कमाता है 15,000, हो गए ना 1 लाख ऊपर, तो 15, 25, 40, अच्छा हाँ, इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बराबर अप्रोच? इसने क्या कहा कि 5 आदमी 5 लाख रुपए, हर आदमी का इसने एवरेज क्या निकाला कि पर पर्सन 1 लाख रुपए कमाता है। इसने तो ये कह दिया, जब एक्चुअल में कमाई ऐसी है, कमाई ऐसी हो रही है। कोई तो एक जना अकेला ही 4 लाख कमा रहा है, जबकि UNDP की नज़र में क्या कह रहा है, UNDP ये मानव विकास सूचकांक क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक कह रहा है कि पर पर्सन 1 लाख रुपए। तो गरीबी का अंदाज़ा नहीं हो पाया। गरीब एक, ये गरीब है सपोज 15,000 रुपये कमा, एग्जाम्पल लिया मैंने, 15,000 रुपये कमा पा रहा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच में जो गैप, देखो कितना गैप है। तो प्रॉपर तरीके से गरीबी को या फिर ये इनकम को नहीं शो कर पा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन,
मानव विकास प्रतिवेदन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, 2 मार्क्स में आ जाए तो बहुत ईजी है कि 1990 से शुरू हुई थी, मैंने आपको कल बता दिया था। प्रस्तावित प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है, हर साल करता है, ठीक है। और ये प्रतिवेदन मानव विकास के क्षेत्र के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार, कोटि क्रम का मतलब होता है सीरियल वाइज से, बिल्कुल नंबर से, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसा है, कोटि क्रमानुसार सूची जारी करता है। और मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक, इसके 2 पार्ट हैं। हाँ, ये भी लिखा देता हूँ आपको। ये यूएनडीपी, एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। यूएनडीपी एक तो निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, एक निकालता है पॉवर्टी वाला, ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि मानव गरीबी सूचकांक। 2 सूचकांक निकालता है यूएनडीपी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक एक तो ये, और गरीबी सूचकांक, ये 2 सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। यानी कि द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP has been publishing Human Development Report every year since 1990, हर साल 1990 से जारी कर रहा है। This report provides a hierarchical list of all the member countries according to the human development sector, ठीक है, बिल्कुल नंबर वाइज सबके बारे में बता देता है कि कौन किस रैंक पर है। और द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर 1 एक तो ये, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक है द पॉवर्टी इंडेक्स। ये 2 इसकी आर 2 इम्पोर्टेंट इंडिकेट्स या इंडेक्स लिख देना आप, तो इंडेक्स है ये इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट बाय यूज्ड बाय यूएनडीपी। तो यूएनडीपी के 2 सूचकांक, ये 2 इंडेक्स कौन कौन से हैं? एक तो जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया HDI और HPI, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से छोटा सा चार्ट बना लेना चार्ट, और उसमें लिख देना HDI और HPI 1990 से हर साल रिपोर्ट जारी करता है। बस 2-3 छोटी बातें इसमें थी। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट है, कंपैरिजन है, बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। आप भी देखोगे ऐसा, देखो क्या मामला है। मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं, पूरा इंटरनेशनल अगर अपन कंपैरिजन करें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फर्स्ट है कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय जो तुलनाएं हैं, ये तुलनाएं और लिख देना, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं वो रुचिकर है, यानी कि इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। एक लाइन तो ये लिखनी है, फिर पॉइंट बनाना है। कैसे? कि प्रदेश के आकार, कि किसी भी देश का एरिया कितना है, पहली बात तो ये प्रदेश का आकार, और फिर प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ध्यान से समझना। साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं रखता, कोई संबंध नहीं है कि कोई देश कितना बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस ऐसा नहीं कि भाई ऐसा मान लो कि इसका इतना बड़ा एरिया है तो पर कैपिटा इनकम उस एरिया वाइज निकालेंगे, ऐसा नहीं निकालेंगे। ये तो प्रति व्यक्ति के वो देखेंगे उसकी इनकम का सोर्स कितना है, एरिया का, इस दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, कैसे नहीं बताऊंगा अभी, छोटे देश हैं, हमसे छोटे हैं श्रीलंका, कितना है, इतना सा एरिया है उसका, फिर भी भारत से HDI उसका ज़्यादा अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका बहुत तगड़ा है, पर कैपिटा इनकम उनकी हमसे ज़्यादा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बड़ा आकार है तो उसकी HDI अच्छी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रदेश के आकार यानी कि साइज ऑफ टेरिटरी और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में कोई रिलेशन नहीं है, एक बात। दूसरी, मानव विकास की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है, ये भी ध्यान रखना। स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। HDI में छोटे वाले देश ने बाजी मारी है, ये भी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है वो है कि मानव विकास के जो कोटिक्रम है 1 2 3 4, जैसे हम 132 पर हैं वैसे कोटिक्रम में जो गरीब देश है ना, गरीब देश, निर्धन देशों या प्रदेशों का स्थान धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है, ये भी ध्यान रखना आप। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसे वाले लोग हैं, उसमें पैसे वालों में क्या होता है कि 50 जने में से पैसे वाले 2 ही हैं, 48 गरीब हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी तो बढ़ गई भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक आम नागरिक जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अंबानी, अब अंबानी की जो एक दिन की इनकम अरबों में है, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि एक दिन के अंदर वो कोई अरब रुपये कमाता है, कोई फिक्स भी नहीं कितना कमाता है, 1 अरब कमाता है। और बाकी लोग ऐसे भी है जो एक दिन के अंदर 400 रुपये कमा पाते हैं, 500 रुपये कमा पाते हैं। तो मतलब ये जो बीच का गैप है, जबकि देश तो अमीर हो जाएगा क्योंकि पैसा देश को 1 अरब कमा रहा है, तो देश का तो टैक्स जा रहा है इसका, ये अकेला इतना टैक्स देता है कि सरकार चला ले अंबानी।
अंबानी हो, चाहे वो टाटा बिरला कोई से भी हो, तो मतलब ये बहुत रईस है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो 400 300 200 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी में काम कर रहा है। देश की इकनॉमी तो अच्छी हो गई क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि ये एक ही जना है, जबकि हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे हैं, लाखों की संख्या में ऐसे जो 300-200 रुपये कमाते हैं। तो इकनॉमी बढ़िया होने से कुछ नहीं होता। एवरेज तो निकाल लिया कि अच्छा पैदावार, जैसे मैंने आपको 5 जनों का एग्जांपल दिया था, एक जना 4 लाख कमाता है, एक जना 15,000 कमाता है, एवरेज निकला तब क्या पता चला कि हर व्यक्ति 1 लाख रुपये कमा रहा है, जबकि 1 लाख नहीं कमा रहा था। वही सिस्टम है कि जरूरी नहीं है गरीब देश ऐसे भी हैं जो उनसे अच्छे हैं SDI में। उदाहरण लिया कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका जो है और ट्रिनिडाद जो है और टोबैगो, ये 3 कंट्री मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊपर है, सोचो, जबकि छोटे छोटे हैं, ठीक है, चिन्नू से। तो रिलेटिवली पोअर नेशन हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हैव ए हायर रैंक देन इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमी, जबकि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, ठीक है। एक नोट लिख देना 1 मार्क्स में। ये है 1 मार्क्स में इंडिया के बारे में, हालांकि अपन इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, लेकिन भारत के बारे में लिख लेना कि प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद मानव विकास जो केरल है ना, उस केरल का पंजाब और गुजरात से भी ज़्यादा है, जबकि पैसा पंजाब और गुजरात के पास में बहुत है, लेकिन केरल के पास में एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा है, इस वजह से उसका HDI जो है वो पंजाब और गुजरात से भी अच्छा है। ये एग्जांपल साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम, जबकि उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार वीडियो था और बहुत ही मज़ेदार क्लास थी आज की, और ये अपना चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था जो कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके शॉर्ट नोट्स का वीडियो दे दूँगा, उसके बाद में इसका हो जाएगा टेस्ट, ठीक है।